नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम श्रवण घर की खरी खरी में आपका स्वागत है। ये वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है और ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज दरअसल हम बातचीत करेंगे उनसे, जानने की कोशिश करेंगे कि 5 चरणों के मतदान का क्या मतलब निकलता है। जैसे 4 चरण के मतदान हुए हैं, क्या उसी तरीके का ट्रेंड 5वें चरण में भी दिखाई पड़ रहा है, या उसके अलावा कुछ नई चीज इसमें नजर आ रही है। इस 5वें चरण में 2 राज्य बहुत महत्वपूर्ण है। एक महाराष्ट्र जहां 13 सीटों के लिए मतदान हुआ, और दूसरा उत्तर प्रदेश जहां 14 सीटों के लिए। ऐसे में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के अलावा क्या कुछ संदेश है, श्रवण जी आपसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही इस कार्यक्रम में। क्या लगता है आपको? देखिए, जो चुनाव का जो मजा था वो तो तीसरे चरण के बाद खत्म हो गया था। बहुत कुछ फैसला भी हो गया था थर्ड फेज के बाद, पर ये फिफ्थ फेज में इलेक्शन में एक नए सिरे से जान डाल दी है। मतलब इसमें जिससे कहते हैं ना कि एक ब्लॉकबस्टर के पूरे एलिमेंट्स मतलब मौजूद हैं। ये एक ऐसा फेज है जिसमें बहुत सारी चीजें, एक्शन भी है, ड्रामा भी है, पॉलिटिक्स भी है, बिजनेस भी है जी, और अभिनेता अभिनेत्री भी हैं, स्टार्स भी हैं, कई चीजें हैं जिसमें। और ये एक ऐसा फिफ्थ फेज है जिसमें कई चीजें तय होना है। मतलब जैसे मैं एक शब्द में कहूँ कि विश्व गुरु की शक्ति परीक्षा का ये फिफ्थ फेज है कि इसमें जैसे 49 सीटों पर आज मतदान हुआ। अब उन 50 सीटों में एनडीए के पास ऑलरेडी 41 सीटें जी, अब, और इंडिया अलायंस के पास सिर्फ 5 हैं। दूसरा ये कि जो आपने जैसा कहा भूमिका में कि आपने महाराष्ट्र और यूपी का कहा, तो आप सोचिए कि यूपी और महाराष्ट्र की जिन सीटों पर मतदान हो रहा है, 27 सीटों पर, उसमें से 24 सीटें इनके पास है, एनडीए के पास है। मतलब तो ये, और जो अगर हम इसमें जो सीटें जहां हैं उन स्थानों को देखें, जो लोग लड़ रहे हैं उनको देखें, इसके सेलिब्रिटी कंटेंट को देखें। मतलब आज बॉम्बे में जो माहौल है, जो फोटोग्राफ्स वहां से आ रहे हैं, जो बॉलीवुड का ने जो तड़का लगाया है इलेक्शन में, जो खबरें आई हैं, एक गजब तरह का उत्साह बॉम्बे में पैदा हो गया। मतलब कल ऐसा लगेगा कि जैसे इलेक्शन पहली बार हो रहा है, मतलब देश में इस तरह का उत्साह जो आपको बॉम्बे से नजर आएगा। इसमें जो आज दिन भर से 5वें फेज को लेकर अलग अलग एंगल से डिबेट्स चलती रही हैं, तो कोई बहुत, हम लोग जिस चीज पर हमको बात करना चाहते हैं वो थोड़ा सा एक अलग एंगल होना चाहिए, जिससे हमारे दर्शकों श्रोताओं को कुछ नई जानकारी मिलना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि यूपी और महाराष्ट्र की 27, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि महाराष्ट्र में जो सीटें हैं वो कहाँ की हैं। मतलब महाराष्ट्र की सीटें तो हुई हैं, काफी हो चुकी हैं, पर ये सीटें कहाँ की हैं और यूपी की सीटें कहाँ की हैं, और उन सीटों का भारत की पॉलिटिक्स में या आने वाली सरकार के लिए या एनडीए बीजेपी के लिए कितना इम्पोर्टेंस है, वो जानने की बात है। मतलब इसमें एक चीज तो ये खत्म हो गई है कि 370 मिलेगा कि नहीं और 400 मिलेगा कि नहीं, वो तो पॉइंट काफी पहले पीछे छूट गया है। अब जो तय होना है वो ये तय होना है, क्योंकि अब तो केवल 114 सीटें बची हैं। मतलब 429 सीटें निपट गई हैं इस फेज के बाद। 380 पहले हो गई थी, 49 इसमें हो गई, अब 114 सीटें बची हैं।
जी। तो जो मुद्दा है, मतलब वो 114 सीटें ये कह सकते हैं कि जो मोदी जी विपक्ष को देना चाहते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं 400 तो हमें मिल ही रही है। हम्म, तो इसलिए इसमें ये जो फिफ्थ फेज है, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं, मतलब दर्शकों के लिए या श्रोताओं के लिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी का वैभव शामिल है। आप कहेंगे हम्म, वैभव का मतलब क्या है? हम्म, इसमें वैभव का मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल कैपिटल है देश की, हम्म, बॉम्बे, और जो कि बैकबोन है बीजेपी की, और जिसके बारे में राहुल गांधी ने हमला किया था, जहां 17 मार्च को शिवाजी पार्क के मैदान में हम्म, अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की समाप्ति पर। तो ये जिन लोगों के पास, मतलब 1% लोगों के पास या कुछ परसेंट लोगों के पास देश की 70% संपदा है, हम्म, और ये उसका गढ़ है मुंबई, हम्म, जिसकी 6 सीटें दांव पर है, और यहाँ स्टॉक मार्केट है हम्म, जो आज भी बचाने की कोशिश की गई। मतलब आज अगर शेयर मार्केट को आप देखें तो थाम के रखा हुआ है, जैसे मकान बनता है तो नया मकान बनता है या पुराना गिरने लगता है तो उसमें जैसे कैसे बल्लियों का सहारा लगाया जाता है ना, उस तरह का जी। सहारा लगा के इसको खड़ा रखा गया है हम्म, कि कैसे इसको मरने नहीं दिया जाए, 4 तारीख तक जिंदा रखा जाए। 4 तारीख के बाद तो क्या होने वाला है पता नहीं। तो इसमें भाजपा का पूरा वैभव है, पूरी संपदा है। दूसरा क्या है, हिंदुत्व दांव पर है, मतलब दो दो शिवसेना हम्म, के बीच में बाला साहब के नाम पर या हिंदुत्व के नाम पर मुकाबला है। जो सांप्रदायिक विभाजन है, मतलब अगर आप देखें कि इसमें भिवंडी भी शामिल है और पालघर भी शामिल है आज के इलेक्शन में, और पूरा का पूरा सावरकर का और हिंदुत्व का पूरा इलाका, और खासकर इसको इस नजरिए से देखें कि 2 दिन पहले ही नड्डा साहब ने जो संघ पर अटैक किया, तो जी। यहाँ महाराष्ट्र में या बंबई में संघ के बहुत फॉलोअर्स हैं। पूरा मराठी समाज जो है, मतलब संघ से और सावरकर से अलग तो अपने आप को देखते ही नहीं है। दूसरा ये कि ये जो फेज है, पांचवा फेज, इसमें ये भी शामिल है कि जो ब्रजभूषण शरण जी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो एक जो यौन शोषण को लेके बीजेपी का नजरिया है, या संविधान संशोधन को लेकर जो मामला है कि हमको 400 सीटें क्यों चाहिए, तो लल्लू सिंह लड़ रहे हैं फैजाबाद से। हम्म, ये एक जो मैंने कहा ना कि जैसे एक ब्लॉकबस्टर का जो जितने एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे फिफ्थ फेज में हैं। हम्म, और इसमें जिस तरह के लोग, जिस तरह की पर्सनैलिटीज चुनाव लड़ रही हैं, मतलब जगह जगह, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। मतलब जैसे बॉम्बे में 2014 और 2019 के जो चुनाव हुए थे, जी। तो बॉम्बे की 6 सीटों पर इनका कब्जा था, एनडीए का कब्जा था। हम्म, और अभी भी जैसे हम कह रहे हैं कि 13 सीटों में से 11 सीटें इनके पास, और हमने कहा कि यूपी में भी 14 में से 13 सीटें थी, बिहार की 5 में से 5 थी, हम्म, झारखंड की 3 में से 3 थी जिनमें आज इलेक्शन हो रहे हैं। मतलब ये अगर मिला लें आप, यूपी, महाराष्ट्र, झारखंड और इनको मिला लें 35 सीटों को, तो 35 में से 32 सीटें बीजेपी एनडीए के पास थी। अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी ताकत का आज यहाँ ये फिफ्थ फेज में चुनाव है, हम्म, ये दाव पर है। और दूसरा ये कि ये जो सीटें हैं ये कोई ऑर्डिनरी सीटें नहीं है, उसमें मतलब ऐसी सीटें हैं कि जहां हिंदुत्व का भी, हिंदुत्व भी टेस्ट पर है, मतलब बीजेपी का हिंदुत्व टेस्ट पर है, उद्धव का अलग से टेस्ट पर है, और शिंदे की सेना का अलग से टेस्ट पर है। जी। पूरा का पूरा पता चलेगा कि भाई कौन सी, जैसे महाराष्ट्र में एक
ये हुआ था कि कौन सी एनसीपी खरी है, मतलब जो महाराष्ट्र का तो पूरा हो जाएगा मेरे ख्याल से, आज के बाद महाराष्ट्र का कुछ बचेगा नहीं। तो शिवसेना मतलब एनसीपी शरद पवार की या अजीत पवार की, वैसे ही इस चुनाव में यह सिद्ध होगा कि शिवसेना किसके साथ है, मतलब शिवसेना किसकी है। इलेक्शन कमीशन ने चाहे सिंबल किसी को दे दिया हो या रिकॉग्नाइज किसी को कर दिया हो, मतदाता तय करेंगे कि किसके पास है, क्योंकि जी ये अगर इसमें शिंदे के लोगों को जगह नहीं मिलती है तो आप समझिए कि क्या हाल होने वाला है शिवसेना का, शिंदे का। महाराष्ट्र सरकार पर क्या असर पड़ेगा, जो अभी चल रही है विधानसभा, उस पर क्या असर पड़ेगा, और लोकल बॉडीज के इलेक्शन जो रोक कर रखे गए हैं महाराष्ट्र बॉम्बे में, उस पर क्या असर पड़ेगा, और जो 4 जून को जो नतीजे आएंगे उसका शेयर मार्केट पर किस तरह से असर पड़ेगा। दूसरा जो मुद्दा है वो ये है कि जो इसके कारण, जो बॉम्बे के इलेक्शन के कारण जिन चीजों पर हमला होने वाला है मतदान का या रिजल्ट का, ये वो लोग हैं जिनका नाम रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की खरीदी में सबसे ज्यादा। तो मतलब अलावा इसके कि आरबीआई भी वही है, शेयर मार्केट भी वही है, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाले भी जो तमाम है, मतलब बीजेपी की जो बैकबोन है वो बॉम्बे है, और जो सांप्रदायिकता का जो पूरा का पूरा लेबोरेटरी है वो महाराष्ट्र है। तो इसलिए ये इलेक्शन, मतलब आप मानिए कि मुंबई नॉर्थ में पीयूष गोयल पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, अभी तक तो राज्यसभा में रहे हैं, और अब वो उनको लोकसभा का चुनाव में उतार दिया गया है। तो इसलिए जैसा मैंने कहा आपको कि इसमें एक एलिमेंट ये है कि फैजाबाद से लल्लू सिंह लड़ रहे हैं, जिन्होंने कहा था कि हमको 400 सीटें इसलिए चाहिए कि हम संविधान को बदल सकें। अब फैजाबाद में अयोध्या भी शामिल है जी और अयोध्या में कोई ऐसा रिकॉर्ड, मतलब ये तो रहा है कि लल्लू सिंह जीतते रहे हैं, पर वहां ये भी रिकॉर्ड रहा है कि दूसरे लोग भी जीतते रहे, मतलब जिनमें कम्युनिस्ट भी हैं। तो ये जो मतलब ब्रजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे अगर जीत जाते हैं केसरगंज से, तो आप सोचिए कि उसका क्या मैसेज जाएगा, जबकि वो बहुत ताकतवर है वहाँ पूरे इलाके में, बांदा और गोंडा के पूरे इलाके में वो परिवार भी बहुत ताकतवर है, उनके बड़े भाई विधानसभा में है वहाँ। अमेठी और रायबरेली, तब जो सबसे बड़ा आज इस बार जो नजर है पूरी की पूरी इस फेज पर, 5वें फेज में, वो पूरे देश की नजर अमेठी और रायबरेली पर है कि वहां क्या होने वाला है, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट इलेक्शन हो गया है रायबरेली का और अमेठी का, कि मतलब सारी दुनिया एक तरफ और अमेठी रायबरेली एक तरफ वाला हिसाब है यहाँ की। और उसमें भी रायबरेली में जो मुद्दा है वो ये कि राहुल गांधी कितने मतों से जीतते हैं, और अमेठी में मुद्दा ये है कि केएल शर्मा जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं, क्योंकि पिछले 15, 16, 17, 18 दिनों से प्रियंका गांधी ने अपना पूरा का पूरा जो वहां है वहीं ठिकाना ही अमेठी को बना लिया है। तो इसमें कई चीजें दांव पर लगी हुई है। जो मैंने कहा था आपको कि सेलिब्रिटी जो कंटेंट है इसमें, कि जैसे बिहार के सारण में रोहिणी आचार्य हैं, जो लालू यादव की बेटी है, जिन्होंने लालू यादव को किडनी दी अपनी। अब ये इसका इम्पोर्टेंस कई तरह से है सारण का। इस सारण कॉन्स्टिट्यूएंसी में जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म स्थान का क्षेत्र है वो भी इसी में आता है, पर यहाँ राजीव प्रसाद रूडी लड़ रहे हैं बीजेपी से। अब वो भी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, और रोहिणी आचार्य उनको चुनौती दे रही हैं। जो देखिए, जो अब हम चीजों को अगर समेटें तो मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि बीजेपी को चेन्नई में कुछ नहीं मिल रहा है। देश के जो प्रमुख शहर हैं, मैं उनके नाम बता रहा हूँ, जो प्रमुख जो जो गढ़ रहते हैं, जहां से
पूरे राष्ट्र की राजनीति संचालित होती है, जहां से राजनीतिक दलों को धन प्राप्त होता है, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो चेन्नई पर अब इनका कोई हक नहीं है, अधिकार नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। बेंगलुरु चला गया है हाथ से, मतलब जिस तरह के नतीजे विधानसभा में आए बेंगलुरु से, और कर्नाटक में जो सरकार का परिवर्तन हुआ। हैदराबाद मतलब तेलंगाना की राजधानी, अब वहां नई सरकार है और नए तरह का पूरा माहौल है। कोलकाता मतलब पश्चिम बंगाल, मतलब हावड़ा और हुगली में भी आज मतदान है। और हुगली में लॉकेट चटर्जी जो बीजेपी की बहुत पावरफुल नेता हैं, वो उनका भविष्य दांव पर है वहां, और जी। पूरी ताकत टीएमसी की लगी हुई है कि उनको हराना चाहिए। आप देख रहे हैं कि मुंबई का, मैंने बताया आपको कि मुंबई में किस तरह की स्थिति है, और दिल्ली में जो चुनाव होने वाला है वो कितना घमासान होने वाला है। मतलब जो देश की पॉलिटिकल कैपिटल है, उसमें भी बीजेपी के लिए चुनौती है, और जो फाइनेंशियल कैपिटल है उसके लिए, उसमें भी उसको चुनौती है। तो चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ये जो जगह हैं जिनको, जो बीजेपी के तीर्थ स्थान रहे हैं, जहां से वो पूरी की पूरी ऊर्जा प्राप्त करती रही है मोदी जी, और अब वो लगे हुए हैं पुरी में, उड़ीसा के पुरी में संबित पात्रा को जिताने के लिए। और अगर वहां संबित पात्रा पिछली बार की तरह फिर हार गए तो सबसे बड़ा धक्का लगने वाला है। आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ आशुतोष जी, कि ये 5वें चरणों में जो हो रहा है, या जो हमको दिखेगा, मतलब मतदान तो हो चुका है, उसके परसेंटेज अब इलेक्शन कमीशन तो निश्चित रूप से घोषित करने के मूड में नहीं है, जैसा कि उसने मतदान के प्रतिशत पूरे के पूरे एक्चुअल चीजों को दबा के रखा हुआ है, और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। 24 मई को सुनवाई है। पर ये जो 5 चरणों में, 5वें चरण में जो निकलेगा रिजल्ट, या निकल रहा है, या लोगों का जो अनुमान है, जो बंबई से खबरें आई हैं, वो ये कि पिछले 4 चरणों में जो हुआ है उसी का कंफर्मेशन होने वाला है। मतलब इसमें जो, मतलब कुछ अलग नहीं दिख रहा है। जैसे इनकी जो भीड़ दिख रही है अखिलेश की और राहुल की सभाओं में, अभी भी यूपी में, अगर वो आपने देखा कि फूलपुर का आपने कल देखा, आज भी अखिलेश की सभा में जो दिख रहा है, प्रयागराज का जो क्राउड है, ये तमाम चीजें जो इंडिकेट कर रही हैं, वो ये कर रही हैं कि अगर ये बीजेपी के बड़े बड़े नेता हार जाते हैं, या बीजेपी को सेटबैक लगता है इन महानगरों में, खासकर मुंबई में, दिल्ली में विशेषकर, और यूपी में राजनाथ सिंह का भविष्य भी लखनऊ में है, लगा हुआ है, आज उन्होंने भी वोट डाला। कई चीजें, ये 5th फेज से जो बीजेपी की ताकत है, मतलब आम मतदाताओं से अलग जो ताकत है, जो मैंने कहा कि आम मतदाताओं की ताकत तो 3rd फेज तक क्लियर हो गई, ये जो ताकत है, अलग किस्म की ताकत है, उस पर अगर प्रहार होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। और वो हमको अब जो बाकी सीटें बची हैं, 114 सीटें, उसमें पता चलेगा। क्योंकि अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फेज होगा वो आखिरी फेज होगा, जिस पर लोगों की नजरें टिकेंगी, और वो 1 जून को होगा, जिसमें हालांकि उसके पहले पंजाब हरियाणा भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये पूरे फोकस के केंद्र होंगे, जहां की पूरी की पूरी विपक्ष की ताकत, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज राहुल गांधी कहाँ पहुंच गए, छोले भटूरे खाने पहुंच गए, ये दिल्ली में। तो वो जो चल रहा है वो देश की जनता बहुत इंटरेस्ट के साथ देख रही है। और इस इलेक्शन को बहुत, ये राहुल गांधी ने बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया था। मतलब एक चीज तो मानना पड़ेगा
कि ये इसको एक जो रूटीन का इलेक्शन था, सभाओं में जाओ और ये करो, उससे अलग हटके राहुल ने और अखिलेश ने इसमें एक नया कंटेंट डाल दिया है। तो लेट अस वेट कि क्या होता है। ठीक और है जी, थैंक यू सर, थैंक यू।